12 अगस्त 2000 को विशालकाय रूसी पनडुब्बी कुर्स्क के 141 बर्फीले बारेंट्स सागर के ठंडे पानी में गायब हो गई। एक सामान्य सैन्य प्रशिक्षण मिशन जल्द ही इतिहास की सबसे भयानक पनडुब्बी दुर्घटनाओं में से एक बन गया। 2 विस्फोटों ने पनडुब्बी को हिलाकर 118 में से ज्यादातर चालक दल के सदस्यों को मार डाला और बाकी को समुद्र की सतह से 108 मीटर नीचे एक ठंडी अंधेरी जगह में फंसा दिया। दुनिया ने बढ़ती चिंता के साथ देखा जब रूस ने अपने नाविकों को बचाने की कोशिश की। समय बीतने के साथ चालक दल को बचाने की आशा क्षीण होती गई। यह केवल एक भयंकर नुकसान की कहानी नहीं, बल्कि मानवीय दृढ़ संकल्प और कौशल का एक अद्भुत प्रदर्शन भी था। यह सबसे बड़ा और महंगा पनडुब्बी बचाव अभियान था। कुर्स्क एक असाधारण पनडुब्बी थी। 154 मीटर लंबी और 18,000 टन वजनी यह रूसी नौसेना की विशाल पनडुब्बी थी, जिसमें पूरे बेड़े से युद्ध करने लायक हथियार थे। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक भीषण विस्फोट से पनडुब्बी में एक विशाल छिद्र हो गया और कुर्स्क समुद्र की गहराइयों में समा गई। शुरुआती धमाकों में बचे 23 लोगों के लिए हालात बेहद निराशाजनक थे। पीछे के डिब्बे में फंसे लोग बचाव का इंतजार करते रहे, पर वह नहीं आया। रूस की प्रतिक्रिया धीमी और अव्यवस्थित थी। अंतर्राष्ट्रीय मदद के प्रस्तावों के बावजूद रूसी नौसेना ने इस संकट को अकेले ही संभालने पर जोर दिया। दिन बीतते गए और उम्मीद टूटकर दिल टूटने में बदल गई। जब पहले गोताखोर पनडुब्बी तक पहुंचे, तब तक सभी 118 सदस्य मर चुके थे, जैसा कि इस फुटेज में दिखाया गया है। त्रासदी के बावजूद कुर्स्क की कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब रूस ने एक साहसी बचाव अभियान को अंजाम देने का फैसला किया। यह मिशन बहुत जोखिम भरा था, जिसमें बिना फटे टॉर्पीडो, रेडिएशन का रिसाव और पनडुब्बी का भारी वजन शामिल था। बाधाओं के बावजूद महमूद और स्मिट इंटरनेशनल के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अक्टूबर 2001 में इस चुनौती को स्वीकार किया। यह कुर्स्क की कहानी है। हमारे साथ जुड़िए जब हम बारेंट्स सागर की गहराइयों में उतरते हैं, ताकि उन नाटकीय घटनाओं का पता लगा सकें जिनके कारण डूबने की घटना हुई और पनडुब्बी को बचाने के लिए किए गए अविश्वसनीय $70 मिलियन के प्रयास को उजागर कर सकें। कुर्स्क केवल एक पनडुब्बी नहीं, बल्कि रूस की नौसैनिक शक्ति और गर्व का एक महत्वपूर्ण प्रतीक थी। यह ऑस्कर II श्रेणी की रूसी बेड़े की सबसे बड़ी और उन्नत पनडुब्बियों में से एक थी। यह 155 मीटर लंबी नाव को टॉर्पीडो हमलों से बचाने हेतु डबल हल के साथ मजबूती से निर्मित किया गया था। बाहरी हल मोटी रबर से ढका स्टील का था ताकि उसे ढूंढना मुश्किल हो, जबकि अंदरूनी हल मजबूत स्टील का था और बीच में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गैप था। इससे लोगों को लगा कि यह पनडुब्बी लगभग अजेय है। कुर्स्क में 24 क्रूज मिसाइलें और टॉर्पीडो जैसे हथियार थे जो पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को नष्ट कर सकते थे। यह एक शक्तिशाली सबमरीन थी जो रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक थी और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। अगस्त 2000 में कुर्स्क को बारेंट्स सागर में रूसी समर एक्स नौसैनिक अभ्यास के लिए तैनात किया गया था, जिस पर पश्चिमी देशों की नजर थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य रूसी नौसेना के पुनरुत्थान को वर्षों की गिरावट के बाद प्रदर्शित करना था। पनडुब्बी को नौसैनिक संसाधनों के साथ वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का अभ्यास करने का कार्य दिया गया था। इस अभ्यास में कुर्स्क किरो श्रेणी के युद्धपोत प्योटो वेलिकी पर एक नकली टॉर्पीडो दागने की तैयारी कर रहा था। कुर्स्क ने स्थानीय समय 8:51 बजे टॉर्पीडो प्रशिक्षण के लिए अनुमति मांगी और मंजूरी प्राप्त की। क्रू ने टाइप 65 टॉर्पीडो, जो 10 मीटर से लंबा और 5 टन वजनी विशाल हथियार है, को लोड और फायर करने के अभ्यास की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि सुबह 11:29 बजे एक आपदा आ गई। उत्तरी यूरोप के भूकंपीय सेंसरों ने 2 विस्फोट दर्ज किए। पहला छोटा और 2 मिनट बाद दूसरा उससे भी बड़ा। कुर्स्क, जो कभी अजेय था, अब बारेंट्स सागर में समुद्र तल की ओर गिर रहा था। अगर ये ऐतिहासिक यात्राएं पसंद आईं तो लाइक करें और वीडियो उनके साथ शेयर करें जिन्हें इतिहास में रुचि है। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी अद्भुत कहानियां साझा करने के लिए प्रेरित करता है। कुर्स्क पनडुब्बी के 118 चालक दल के सदस्य अत्यंत कुशल और अनुभवी होने के कारण रूसी नौसेना के सर्वश्रेष्ठ लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने कई साल बेड़े की सबसे उन्नत पनडुब्बियों में से एक चलाने और उसका रखरखाव करने का प्रशिक्षण लिया था। चालक दल में अनुभवी अधिकारी, जहाज के बारे में जानकार इंजीनियर और खुद को साबित करने के इच्छुक युवा नाविक शामिल थे। कप्तान ज्ञानदी ल्याचिन एक प्रभावशाली नेता थे जो अपने मजबूत नेतृत्व और विशाल ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे।
चालक दल के कई सदस्य नौसेना परिवारों से थे जो सेवा की लंबी परंपरा निभा रहे थे। उनका टीम वर्क और समर्पण उनके कार्यों में परिलक्षित होता था। इसमें कड़े प्रशिक्षण अभ्यास और पनडुब्बी की तंग जगहों में मिलकर हंसना शामिल था। दुर्भाग्यवश रूसी नौसेना की इस आपदा पर प्रतिक्रिया धीमी और अव्यवस्थित थी। आसपास के जहाजों ने विस्फोट की आवाज सुनी, पर अधिकारियों को समझने में 6 घंटे से ज्यादा लग गए कि कुछ गलत हुआ है। कुर्स्क की बचाव प्रक्रिया में देरी मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि एक पिछले मिशन में उसका आपातकालीन बुआई, जो सतह पर तैरकर मदद का संकेत भेजता है, बंद कर दिया गया था। इससे किसी को भी पनडुब्बी की मुसीबत का तुरंत पता नहीं चला। पनडुब्बी मिलने पर बचाव प्रयास लाल फीताशाही और पुराने उपकरणों के कारण धीमे हुए। रूसी नौसेना की बचाव क्षमताएं पुराने और उपेक्षित उपकरणों के कारण बेहद सीमित थीं, जिससे समस्याएं और बढ़ गई। रूसी नौसेना के पास पहले 2 इंडिया क्लास पनडुब्बियां हुआ करती थीं। प्रत्येक पनडुब्बी में 2 पोसाइडन क्लास DSRV डीप सी रेस्क्यू व्हीकल्स थीं। ये रेस्क्यू व्हीकल्स काफ़ी हाईटेक और 693 मीटर या 2270 फीट की गहराई तक जाने में सक्षम थीं। परंतु धन की कमी के कारण पनडुब्बियां और उनके बचाव उपकरण 1994 से सेंट पीटर्सबर्ग के एक जहाज निर्माण यार्ड में पड़े थे। वे मरम्मत का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं हुई। अमेरिका और ब्रिटेन ने मदद की पेशकश की, लेकिन रूस के रक्षा मंत्री अगोस्ट सेगेव ने अमेरिकी दूतावास को बताया कि रूस को मदद नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान पहले से ही चल रहा है, इसी वजह से रूस ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। आपदा टाइप 6576 अभ्यास टॉर्पीडो से केंद्रित हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिसाव से शुरू हुई। इस टॉर्पीडो में ऑक्सीडाइजर के तौर पर अस्थिर रसायन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया गया, जो तेजी से विघटित होता है। कुछ धातुओं के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीजन और भाप में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रतिक्रिया अत्यधिक गर्मी और दबाव उत्पन्न करती है, जो टॉर्पीडो के खोल जैसे बंद स्थान में विनाशकारी हो सकती है। इस मामले में टॉर्पीडो के खोल के अंदर दोषपूर्ण वेल्डिंग से H2P रिसने लगा, जिससे खतरनाक रासायनिक विघटन शुरू हुआ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन से टॉर्पीडो के अंदर अत्यधिक गर्मी और दबाव उत्पन्न हुआ। यह एक खतरनाक स्तर तक बढ़ गया और टॉर्पीडो का खोल अब इसे संभाल नहीं सका। यह लगभग 100 किलोग्राम TNT के बल के साथ फट गया। विस्फोट ने पनडुब्बी के टॉर्पीडो वाले अगले भाग को उड़ा दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट से लगी आग ने इलाके की सारी ऑक्सीजन जला दी, जिससे स्थिति और घातक हो गई। विस्फोट से पनडुब्बी का ढांचा जोरदार झटके से हिला। आसपास के जहाजों ने उस झटके को महसूस किया, लेकिन उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह कोई आपात स्थिति है, या वे यह भी नहीं समझ पाए कि अभी अभी क्या हुआ है। पहले विस्फोट के नुकसान के बाद एक और बड़ी तबाही की शुरुआत हुई। शुरुआती धमाके के सिर्फ 135 सेकंड बाद एक और भी ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट हुआ। पहले विस्फोट की आग और भारी दबाव ने आगे रखी अतिरिक्त टॉर्पीडो को जला दिया, जिससे एक विनाशकारी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई। दूसरा विस्फोट काफी भयंकर था, जो 2-3 टन TNT के समान था और रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता के रूप में दर्ज हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पनडुब्बी के अंदर और बाहर दोनों हिस्सों को नष्ट कर दिया। इस धमाके की लहर पानी के जरिए फैल गई, जिससे पूरे बारेंट्स सागर में कंपन महसूस हुआ। अलास्का के भूकंपीय निगरानी स्टेशनों ने भी इसे दर्ज किया। तबाही संपूर्ण थी। पनडुब्बी के आगे के हिस्सों में मौजूद लोग धमाके से तुरंत भाप बन गए। कुर्सक एक मुड़ी तुड़ी धातु में बदल गई और तेजी से समुद्र में डूबने लगी। जब कुर्स्क डूबी तो वह सतह से लगभग 108 मीटर नीचे आकर रुक गई। विस्फोटों ने पनडुब्बी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया, जिससे उसमें पानी भर गया और चालक दल के कई सदस्य मारे गए। हालांकि पनडुब्बी के पिछले हिस्से में 23 लोग शुरुआती विस्फोटों से बच गए थे। कैप्टन लेफ्टिनेंट दिमित्री कोलिसनिकोव के नेतृत्व में वे 9वें हिस्से में शरण लिए और खुद को वहां बंद कर लिया, बचाव की आस में। कोलिसनिकोव ने एक नोट लिखा था, जो बाद में बचाव कर्मियों को मिला, जिससे पता चला कि वे विस्फोटों के बाद कुछ देर तक जीवित थे। सील किए गए हिस्से में वे बुरी हालत में थे। इमरजेंसी लाइट्स मध्यम थीं। पनडुब्बी की बिजली और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से सांस लेना मुश्किल होता गया। उनकी जान बचाव दल के समय पर पहुंचने पर निर्भर थी। जब चालक दल अंधेरे, ऑक्सीजन की कमी वाले हिस्से में जीवित रहने के लिए जूझ रहा था, उस दौरान रूसी सरकार की प्रतिक्रिया देर से, भ्रमित और गंभीर त्रुटिपूर्ण थी।
रूसी अधिकारियों को यह समझने में 6 घंटे से अधिक का समय लगा कि कुछ गलत है। जब स्पष्ट हुआ कि कुर्स्क पनडुब्बी गंभीर संकट में है, तब रूसी नौसेना ने प्रारंभ में इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि पनडुब्बी में एक छोटी सी तकनीकी खराबी आई है, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। देरी और ईमानदारी की कमी ने बहुत समय बर्बाद किया, जो बेहतर बचाव प्रयासों से जाने बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। उनकी खराब प्रतिक्रिया ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। चालक दल अंधेरे में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था और हवा खत्म हो रही थी। रूसी सरकार की धीमी और अव्यवस्थित प्रतिक्रिया ने स्थिति को और निराशाजनक बना दिया। रूसी सरकार ने अगले दिन स्वीकार किया कि कुर्स्क पनडुब्बी एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुई थी। उस वक्त भी उन्होंने घटना के बारे में बहुत कम जानकारी दी। रूसी नौसेना ने पनडुब्बी के दल को बचाने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी समस्याओं और खराब योजना से उनकी कोशिशें विफल रहीं। समय बीतने के साथ जीवित लोगों को बचाने की संभावना घटती गई। अंतरराष्ट्रीय सहायता तुरंत पेश की गई थी। कई पश्चिमी देशों ने उन्नत पानी के नीचे बचाव उपकरण देने की पेशकश की, जो शायद दल को बचा सकते थे। शुरुआत में रूसी सरकार ने सख्त और पारंपरिक रवैया अपनाते हुए विदेशी मदद ठुकरा दी। उन्होंने जोर दिया कि उनकी टीमें आपात स्थिति संभाल सकती हैं, जो भयानक गलती साबित हुई। रूसी बचाव पनडुब्बियां कई बार कुर्स्क की आपातकालीन निकासी हैच से सही तरीके से जुड़ने में असफल रहीं, जिससे किसी भी बचाव प्रयास में और देरी हुई। जो कुछ घंटों की अनिश्चितता के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्दी ही कई दिनों में बदल गया। रूसी अधिकारियों द्वारा अन्य देशों से मदद स्वीकार करने में देरी के कारण बहुत देर हो चुकी थी। जब नॉर्वेजियन गोताखोर आखिरकार कुर्स्क तक पहुंचे, तो उन्होंने एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई का पता लगाया। पनडुब्बी पर मौजूद सभी 118 चालक दल के सदस्य मारे जा चुके थे। यह आपदा न केवल जीवन की एक दुखद क्षति थी, बल्कि गोपनीयता, नौकरशाही में देरी और संकट के समय अब प्रस्तुत रहने के खतरों का एक शक्तिशाली सबक भी थी। कुर्स्क पनडुब्बी त्रासदी के समय उसे बाहर निकालने के निर्णय के पीछे करुणा, जिम्मेदारी और राजनीतिक दबाव जैसे कारण थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी समस्याएं थीं। एक बड़ा कारण था दुर्घटना में मारे गए 118 चालक दल के सदस्यों के शवों को वापस लाना। नाविकों के परिवारों के लिए यह नुकसान भयावह था और अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार न कर पाना इसे और दर्दनाक बना रहा था। 22 अगस्त को पनडुब्बी डूबने के 10 दिन बाद राष्ट्रपति पुतिन ने विद्यायेवो नौसैनिक अड्डे पर शोकग्रस्त लोगों से मुलाकात की। नौसेना अड्डे के लगभग 400-600 निवासी और कुर्स्क के चालक दल के करीब 350 परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कई लोग इस त्रासदी से गुस्से और टूटे हुए थे। यह बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने परिवारों और समुदाय के सदस्यों को पुतिन के सामने सीधे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दिया। पुतिन ने घोषणा की कि कुर्स्क को बचाकर सतह पर वापस लाया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने अपनी दुर्लभ नरम पक्ष दिखाते हुए महसूस किया कि इन परिवारों को समापन पाने में मदद करना उनका कर्तव्य है। कुर्स्क को उठाने का दूसरा कारण इस आपदा के कारण की जांच करना था। कभी न डूबने वाली माने जाने वाली पनडुब्बी 2 बड़े धमाकों से चकनाचूर हो गई थी और क्रेमलिन को इसके जवाब चाहिए थे। क्या यह किसी अन्य जहाज से टकराव था, जैसा कि कुछ अधिकारियों ने शुरू में दावा किया था, या फिर यह कोई आंतरिक खराबी थी? सत्य 108 मीटर गहराई में दबा था और उसे प्रकट करने का एकमात्र उपाय मलबे को हटाना था। जांचकर्ताओं ने पनडुब्बी के मलबे का निरीक्षण करने की योजना बनाई। वे विशेष रूप से उस हिस्से में रुचि रखते थे जहां टॉर्पीडो रखे जाते थे। उन्हें यह जानना था कि विस्फोट आंतरिक खराबी या बाहरी कारण से हुआ था। यह सिर्फ दोषारोपण नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे हादसे फिर न हों और अन्य रूसी पनडुब्बी दल सुरक्षित रहें। रूसी उप प्रधानमंत्री इलिया कलेबेनोव ने कहा कि कुर्स्क को उठाने का निर्णय पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने की जरूरत से भी प्रेरित था। पनडुब्बी में 2 परमाणु रिएक्टर थे, जिन्हें समुद्र की सतह पर छोड़ने से खतरनाक विकिरण का रिसाव हो सकता था। बारेंट्स सागर, जहां कुर्स्क डूबी, एक मुख्य मत्स्य क्षेत्र और संवेदनशील आर्कटिक पारितंत्र का हिस्सा है। अगर विकिरण फैलता तो यह समुद्री जीवन को जहरीला बना सकता था और उन कई लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकता था जो मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। संभावित आपदा से बचने के लिए रूसी सरकार ने कुर्स्क को ऊपर उठाने और रिएक्टरों को सुरक्षित करने का फैसला लिया। आखिरकार बचाव अभियान राष्ट्रीय गर्व को बहाल करने के बारे में था। पनडुब्बी को ऊपर उठाने के जटिल और अभूतपूर्व कार्य से पुतिन ने अपनी साख बचाई और रूस की तकनीकी क्षमताओं और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। यह अभियान दुनिया को दिखाने का मौका था कि रूस कितनी भी बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों का सामना कर सकता है। यह क्रू की याद को सम्मानित करने और देश की सेना
वह लोगों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर था। कुर्स्क को निकालने का फैसला चुनौतीपूर्ण था। बारेंट्स सागर दुनिया के सबसे कठिन स्थानों में से एक है। यहाँ कड़ाके की ठंड, तेज धाराएं और मौसम में अचानक बदलाव होता है। 108 मीटर गहराई पर पानी के नीचे काम करना अत्यंत कठिन है। गोताखोरी में खास उपकरणों और कठिन ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अंधेरा और बेहद ठंडा पानी सामान्य कार्यों को भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। उपकरण खराब होने या किसी की गलती करने का हमेशा खतरा रहता है, जो खतरनाक हो सकता है। सुरक्षा के लिए गोताखोरों ने शिफ्टों में काम किया और दबाव परिवर्तन से बचने हेतु विशेष चैम्बरों में समय बिताया। इन सावधानियों के बावजूद यह काम अभी भी थकाऊ और जोखिम भरा है। पनडुब्बी बचाव में सबसे बड़ा जोखिम था अनजाने में परमाणु प्रतिक्रिया का शुरू हो जाना। कुर्स्क में टॉरपीडो थे, कुछ शायद सक्रिय भी थे। बचाव अभियान के दौरान कोई गलती एक और विस्फोट का कारण बन सकती थी। पनडुब्बी के परमाणु रिएक्टर बंद किए गए, किंतु अभी भी नाजुक थे। बचाव दल को पनडुब्बी के रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाए बिना उठाना था, वरना समुद्र में रेडिएशन फैल सकता था। इसलिए टीम को अत्यंत सावधानी बरतनी थी। उन्होंने उन्नत उपकरणों से सावधानीपूर्वक पनडुब्बी को काटकर केबलें जोड़ी। उनका लक्ष्य था कि पनडुब्बी उठाते समय क्षतिग्रस्त जहाज को अस्थिर या अधिक क्षतिग्रस्त न करें। राजनीतिक और तार्किक चुनौतियों ने बचाव अभियान को बहुत कठिन बना दिया। अप्रैल से जून 2001 के दौरान गोताखोरों और रिमोट सबमर्सिबल्स ने कुर्स्क के अवशेषों का सर्वेक्षण किया। तब रूस ने अंततः अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद मांगी, जिससे के फाउंडेशन की स्थापना हुई। के फाउंडेशन नीदरलैंड्स से कई कंपनियों की एक टीम थी, जिनमें महमूद और स्मिट इंटरनेशनल शामिल थीं। इन कंपनियों ने मिलकर रूसी पनडुब्बी कुर्स्क को वापस लाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। डच सरकार ने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे। के फाउंडेशन का मुख्य काम खर्चों का प्रबंधन और समुद्र तल से पनडुब्बी उठाने की जटिल प्रक्रिया का आयोजन था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि परियोजना बजट के भीतर रहे और सब कुछ सुचारू चले। कुर्स्क जैसी बड़ी और जटिल पनडुब्बी को ऊपर उठाना बहुत महंगा था और फाउंडेशन ने सभी की सुरक्षा बनाए रखते हुए खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की। कुर्स्क बचाव मिशन, जिसकी लागत $70 मिलियन थी, आज भी पानी के नीचे किए गए सबसे कठिन और महंगे पुनर्प्राप्ति कार्यों में से एक है। खर्चों में कमी के लिए 3 कंपनियों ने इस मिशन हेतु उन्नत इन-हाउस तकनीक और विशेष कौशल दिया। इस कठिन कार्य के लिए उन्हें विशेष डिजाइन के कस्टम उपकरण और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करने पड़े। पनडुब्बी को अपने नीचे ले जाने के लिए विशेष रूप से संशोधित एक विशाल बार्ज, जिसे जाइंट फोर कहा जाता था, मुख्य उपकरण था। कस्टम डिजाइन पनडुब्बी को सफलतापूर्वक वापस लाने के लिए मलबे की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच बेहद महत्वपूर्ण थी। कुर्स्क को गंभीर संरचनात्मक क्षति हुई, विशेषकर इसके अगले हिस्से में। टॉर्पीडो रूम के विस्फोट से नाव का अगला हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। रूसी अधिकारियों को बिना फटे टॉर्पीडो के खतरों की चिंता थी। खतरों के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि संपूर्ण पनडुब्बी को एक साथ ऊपर लाना अत्यंत जोखिम भरा होगा। उन्होंने क्षतिग्रस्त अगले भाग को काटकर बाकी जहाज को निकालने की योजना बनाई। बहुत कुशल गोताखोरों और रिमोट कंट्रोल्ड अंडर वाटर व्हीकल्स वाली एक टीम को मलबे का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भेजा गया। उनका मुख्य काम जहाज के ढांचे की सुरक्षा जांचना, उसे छोटे टुकड़ों में काटने की सुरक्षा तय करना और उठाने वाले उपकरण जोड़ने के लिए सर्वोत्तम स्थान चुनना था। पनडुब्बी की खराब हालत और खतरनाक काम के कारण उन्हें सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ी और गलतियों से बचने के लिए समय लिया। अगस्त 2001 में विशेष उपकरण बारेंट्स सागर पहुंचने पर परियोजना का संचालन चरण शुरू हुआ। कुर्स्क का धनुषाकार भाग एक विस्फोट से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था और उसमें टॉर्पीडो के अवशेष थे, जिससे वह अत्यंत जोखिमपूर्ण था। पनडुब्बी को उठाने से पहले इंजीनियरों ने धनुष काटने की एक समझदारी भरी योजना बनाई। उन्होंने टंगस्टन कार्बाइड कोटेड केबल का उपयोग किया, जो सबसे मजबूत पदार्थों में से एक है। मोटे स्टील को काटने के लिए मलबे के दोनों ओर उन्होंने 2 बड़े एंकर लगाकर केबल को आगे पीछे घुमाने की व्यवस्था की, ताकि कटाई साफ और नियंत्रित रहे। गोताखोर और इंजीनियर 10 कठिन दिनों तक लगातार बिना रुके आर्कटिक के बर्फीले पानी में काम करते रहे। उन्हें तेज धाराओं, बर्फीले तापमान और लगभग अंधेरे का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने सफलतापूर्वक अगला भाग काटकर पनडुब्बी को सुरक्षित रूप से उठाया। क्षतिग्रस्त हिस्सा हटाने के बाद अगला कदम सबमरीन के ढांचे को सुरक्षित करके उसे निकालना था।
इस ऑपरेशन के लिए जहाज की पूरी लंबाई में 26 विशेष डिजाइन के लिफ्टिंग पॉइंट्स लगाने पड़े। पॉइंट्स को बेहद सटीकता से लगाया गया ताकि सबमरीन के विशाल वजन का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके। गोताखोरों ने डूबे जहाज में बाहर और अंदर सटीक छेद काटने में कई सप्ताह बिताए। ये छेद शक्तिशाली हाइड्रोलिक ग्रिपर्स लगाने के लिए जरूरी थे, जो गहरे पानी के उच्च दबाव को संभाल सकते थे। लिफ्टिंग के दौरान मलबे को मजबूती से पकड़ने के लिए ग्रिपर्स अनिवार्य थे। बारेंट्स सागर में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां तेज धाराएं, अस्थिर तापमान और प्रतिकूल मौसम होता है। ये हालात क्रू और उपकरणों को अपनी सीमा तक ले गए। सभी चुनौतियों के बावजूद टीम ने आवश्यक लिफ्टिंग गियर सफलतापूर्वक लगाया। यह एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में महीनों की योजना और बहुत मेहनत लगी थी। आखिरकार कुर्स्क को तैयार करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी पनडुब्बी को वास्तव में उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ऑपरेशन की मुख्य जिम्मेदारी विशाल 4 पर थी, जो मुख्य लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म था। इस विशाल जहाज में कुर्स्क को समायोजित करने के लिए बड़े बदलाव किए गए, जिसमें पनडुब्बी को सुरक्षित रूप से उठाने के लिए विशेष हार्नेस भी शामिल थे। कुर्स्क पनडुब्बी उठाने के लिए 26 भारी हाइड्रोलिक स्ट्रैंड जैक वाले लिफ्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। ये जैक विशाल और ताकतवर मांसपेशियों की तरह थे, जो भारी चीजों को उठा सकते थे। हर जैक मोटी स्टील की केबलों से जुड़ा था, जिन्हें पनडुब्बी के बाहरी और भीतरी हिस्से में सटीकता से काटे गए छेदों में डाला गया था। पनडुब्बी को सुरक्षित रूप से उठाने के लिए इंजीनियरों ने एक विशेष पकड़ने वाली प्रणाली विकसित की। कुर्स्क की बाहरी सतह को मजबूती से लेकिन धीरे से पकड़ने के लिए इस प्रणाली को डिजाइन किया गया था, ताकि उठाते समय वह टूट न जाए। पनडुब्बी अत्यंत भारी थी और बेरेंट्स सी जिसमें वह थी, बेहद प्रचंड और अस्थिर था। पनडुब्बी उठाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई। टीम को यह सुनिश्चित करना था कि उठाते समय पनडुब्बी पूरी तरह संतुलित रहे। वजन के अचानक खिसकने या पनडुब्बी के असंतुलित होने से बड़ी तबाही हो सकती थी। पूरा ढांचा टूटने और समुद्र में गिरने का खतरा था, जिससे मिशन विफल हो सकता था। इसलिए संतुलन और सटीकता बिल्कुल जरूरी थी। 8 अक्टूबर 2001 को महीनों की योजना के बाद उठाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस ऑपरेशन को पानी के नीचे की धाराओं और सतह की लहरों की गति की भरपाई के लिए एकदम तालमेल के साथ करना था। हाइड्रोलिक जैक ने कस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए स्टील केबल्स पर धीरे धीरे तनाव बढ़ाया और 15 घंटे में पनडुब्बी को सावधानीपूर्वक ऊपर उठाया। कुर्स्क के आखिरकार समुद्र तल से अलग होने का पल राहत और चिंता दोनों भावों के साथ मिला। इंजीनियर, गोताखोर और बचाव विशेषज्ञों ने उठाने की प्रक्रिया के हर कदम की सावधानीपूर्वक निगरानी की, क्योंकि एक छोटी सी भूल भी विनाशकारी हो सकती थी। सौभाग्य से ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और कुर्स्क को जाइंट 4 के नीचे परिवहन के लिए सुरक्षित रखा गया। कुर्स्क को सफलतापूर्वक उठाने के बाद अगला कदम मलबे को ममांस्क के निकट स्थित रूसी नौसेना के रोसल्याकोव शिपयार्ड ले जाना था। यहाँ फोरेंसिक जांच और क्रू के अवशेषों की बरामदगी होगी। जाइंट 4 ने पनडुब्बी को फ्लोटिंग ड्राई डॉक तक पहुंचाया। स्थिर डॉकिंग के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती गई। बार्ज के नीचे 2 विशाल पंटून रखे गए, जिससे इसे 20 मीटर ऊपर उठा दिया गया। ड्राई डॉक में सही रूप से संरेखित होने के बाद पंटून को और फुलाया गया, ताकि इंजीनियर कुर्स्क को लिफ्टिंग उपकरण से अलग कर सकें। इसके बाद पनडुब्बी को सावधानीपूर्वक ड्राई डॉक में उतारा गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों और नौसेना जांचकर्ताओं ने अपना काम शुरू किया। कुर्स्क की सफल रिकवरी ने अब तक की सबसे गहरी और भारी वस्तु निकालने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस ऑपरेशन ने पानी के नीचे इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में असाधारण प्रगति को दर्शाया। कुर्स्क पनडुब्बी की वसूली एक जोखिम भरा मिशन था, लेकिन यह एक महान सफलता साबित हुई। इससे पता चला कि इंसान कितने रचनात्मक, दृढ़ निश्चयी और संसाधनपूर्ण हो सकते हैं, भले ही उनके सामने कितनी भी कठिन चुनौतियां हों। कुर्स्क और उसके चालक दल की क्षति एक भीषण त्रासदी और नौसेना इतिहास के सबसे बुरे क्षणों में से एक थी। पनडुब्बी को वापस लाने का प्रयास दिखाता है कि एकजुट होकर लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत काम कर सकते हैं। इस मिशन ने हमारे भीतर उत्तर खोजने की गहरी इच्छा, खोए हुए लोगों को याद करने और यह परखने की भावना को दिखाया कि हम समुद्र के सबसे अंधेरे और कठोर स्थानों तक क्या कर सकते हैं। आधिकारिक जांच में पाया गया कि पनडुब्बी पर पहला विस्फोट एक टॉर्पीडो से रिसने वाले अत्यधिक सघन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ईंधन के कारण हुआ था। रसायन ने टॉर्पीडो ट्यूब के पीतल और तांबे के हिस्सों के साथ खराब प्रतिक्रिया की।
जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। पहला विस्फोट गंभीर था, लेकिन दूसरे जितना बड़ा नहीं था। दूसरा विस्फोट काफी भयानक था, क्योंकि इसमें पनडुब्बी के अगले हिस्से में कई टॉर्पीडो एक साथ फट गए थे। शक्तिशाली विस्फोट से पनडुब्बी का अगला भाग नष्ट हुआ और अधिकांश क्रू की तत्काल मृत्यु हो गई। हादसे के बाद रूसी नौसेना की काफी आलोचना हुई। लोगों ने बताया कि उनकी सुरक्षा नियम पुराने और पर्याप्त नहीं थे और उन्होंने संकट को ठीक से नहीं संभाला। वे मदद भेजने में धीमे थे, अन्य देशों की सहायता के प्रस्ताव नकारे और जो हुआ उसके बारे में जनता को गलत सूचना दी। ये सब बातें लोगों की परेशानी बढ़ा रही थीं। स्थिति को और दुखद बना रहा था कि यह असली मिशन भी नहीं था। यह एक प्रशिक्षण अभ्यास होना था, लेकिन इसकी जगह यह अब तक के सबसे भयानक पनडुब्बी हादसों में से एक बन गया। कुर्स्क आपदा के साथ सबसे कठिन फैसलों में से एक पनडुब्बी के अग्रभाग को जल में ही छोड़ देने का था। मलबे का यह हिस्सा टॉर्पीडो कक्ष भी शामिल था। पनडुब्बी को उठाना बहुत खतरनाक माना गया, क्योंकि उसमें बाकी बचे हुए विस्फोटों की संभावना थी। विशेषज्ञों का मानना था कि रूसी सरकार जहाज का सामने का हिस्सा उठाने से कतराती थी, क्योंकि इससे जहाज के निर्माण और रखरखाव की खामियां सामने आ सकती थीं। इस क्षेत्र को सख्त निगरानी वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, जहां वैज्ञानिक डूबी पनडुब्बी से संभावित विकिरण, रिसाव व अन्य खतरों की जांच कर रहे थे। रूस ने कहा कि मलबा फिलहाल खतरनाक नहीं है, फिर भी कई नागरिकों को पानी के संभावित दीर्घकालिक प्रदूषण की चिंता थी। कुर्स्क को ड्राई डॉक में लाने के बाद मजदूरों ने चालक दल के अवशेषों को खोजने का गंभीर प्रयास शुरू किया। यहीं पर व्यक्तिगत वस्तुएं मिलीं, पत्र, घड़ियां और अन्य छोटी चीजें जो उस तबाही में किसी तरह बच गईं। सबसे दिल दहला देने वाली खोजों में से एक थी कप्तान लेफ्टिनेंट दिमित्री कोलिस्निकोव द्वारा लिखी गई चिट्ठियां। अपनी अंतिम क्षणों में जब कप्तान लेफ्टिनेंट दिमित्री कोलिस्निकोव 22 अन्य क्रू सदस्यों के साथ 9वें डिब्बे में फंसे थे, उन्होंने वहां की घटनाओं के बारे में लिखा। वे पूर्ण अंधकार में थे। समय के साथ वे बचाए जाने की आशा खोने लगे। यह एक निराशाजनक स्थिति थी। उन्होंने उनके जीवित रहने के संघर्ष को दर्ज किया, क्योंकि समय के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। कागज पर डरावने शब्द लिखे थे कि हम एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। निराश होने की जरूरत नहीं। सभी को नमस्कार। यह आपदा मानवीय क्षति की याद दिलाने वाली घटना थी, जो सिर्फ तकनीकी चुनौती से कहीं अधिक थी। यह रूस की सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास की कसौटी थी। घटना के शुरुआती दिनों में सरकार के अस्पष्ट बयानों और विदेशी सहायता स्वीकारने में संकोच ने लोगों के संदेह को बढ़ा दिया। नाविकों के परिवार घटना के बारे में जानकारी चाहते थे और सवालों के जवाब मांग रहे थे। उन्हें कम जानकारी मिलने से उनका दुख और बढ़ गया। इस त्रासदी के गहरे प्रभाव रूस भर में फैले, जिससे सैन्य सुरक्षा, पुराने उपकरणों और सरकार द्वारा सैनिकों की देखभाल पर महत्वपूर्ण चर्चाएं शुरू हुईं। सरकारी रिपोर्ट के बावजूद कुर्स्क विस्फोट के असली कारण को लेकर अफवाहें और साजिशी सिद्धांत फैलते रहे। कुछ अधिकारियों का दावा है कि पनडुब्बी की टक्कर दुश्मन पनडुब्बी से हुई थी। कुछ का मानना था कि नौसैनिक प्रशिक्षण के दौरान गलती से एक मिसाइल दागने से यह हादसा हो सकता है। इन सिद्धांतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं था, पर इससे लोगों के आधिकारिक कहानी पर अविश्वास का पता चलता है। कुर्स्क मिशन की शुरुआती जानकारी और गोपनीयता की अस्पष्टता ने लोगों को संदिग्ध किया। इन संदेहों को सुलझाने और भरने में कई साल लगे। इसके बाद रूसी नौसेना के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। नौसेना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण में सुधार और संचार प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु बजट निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा में वृद्धि हुई और भविष्य में पनडुब्बी दुर्घटनाओं पर तेज प्रतिक्रिया के लिए समझौते हुए। कुर्स्क की क्षति ने याद दिलाया कि प्रगति की कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है। 118 नाविकों के परिवारों के लिए यह त्रासदी हर साल एक पीड़ादायक याद बनकर आती है। क्रू के सम्मान में स्मारक हैं और शहीदों के नाम पट्टिकाओं और स्मारकों पर अंकित हैं। उनकी कुर्बानी को राष्ट्रीय शोक के साथ साथ उन गलतियों को दोहराने से बचने की चेतावनी के रूप में भी याद किया जाता है, जिससे यह त्रासदी टाली जा सकती थी।